एंड मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो तो कमेंट कर दो कि यस सर वॉइस आ रही है आपकी। क्लियर है वॉइस? चलो बहुत अच्छा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को राधे राधे, जल्दी जल्दी आ जाओ। आप सभी लोगों को राधे राधे। चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। एंड बेसिक अकाउंटिंग और उसके प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इजी टॉपिक में से भी एक है, और इससे क्वेश्चन 110% गारंटी है। 1-2% की बात नहीं कर रहा हूं। आज की जो क्लास होगी ना, जो आज की क्लास अच्छे से कवर कर लोगे, लिख के देता हूं, इसमें से क्वेश्चंस एकदम गारंटेड है कि आएगा। कोई भी लेवल का एग्जाम हो, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग बेसिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया ना आजकल, जिसमें आपका बच्चों से बच्चों वाला यानी कि क्लर्क भी पूछे, चाहे हाई लेवल यूजीसी पूछे, मॉडिफाई करके पूछेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन ना डालेगा ही डालेगा। ये डालता ही डालता है इससे। तो अच्छे से हर एक चीज को समझना है, जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया, हर वो चीज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ठीक है, चलिए आ गए सब लोग? अच्छा, बहुत लोग नहीं आए अभी तक। चलो खैर कोई नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। बाकी लोग आराम से ज्वाइन कर लेना, या फिर आराम से भी इस वीडियो को रिकॉर्डेड में देख लेना, लेकिन देखना जरूरी है, ठीक है ना? जो लोग नहीं लाइव में है कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड में डेफिनेटली देख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है? सबसे पहले तीन चीजें हमारे सामने आती है। सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। सबसे पहला है प्रिंसिपल, देन है कॉन्सेप्ट्स, और है एक स्टैंडर्ड्स। ये तीन चीजें अलग अलग होती हैं। तीन चीजें हैं क्या, वो समझ लीजिए। जैसे कि जो प्रिंसिपल है वो रूल रेगुलेशंस गाइडलाइंस इसके बारे में है। उदाहरण के तौर पर रोड में लेफ्ट साइड हमें चलना चाहिए, ये रूल है, ये नियम है। रोड में हमें ड्राइविंग करनी है या चलना है तो लेफ्ट साइड में चलना है, दिस इज द रूल। क्या है? रूल एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो बताए उसको प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है बेसिकली एजम्पशंस। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? एजम्पशन का मतलब होता है कुछ माना हुआ। तो हम रोड के लेफ्ट साइड क्यों चलते हैं? बिकॉज ऑफ हमारे जितनी भी ड्राइविंग स्किल्स है, आप देखेंगे इंडिया में जितनी भी ड्राइविंग आती हैं, वो राइट साइड में जो ड्राइवर होते हैं, खासकर स्पेशली में अगर चार चक्के की बात करूं, तो वो राइट साइड में अपनी स्टेयरिंग्स वगैरह यूज करते हैं। राइट साइड में उनका ड्राइविंग पार्ट होता है, जिस वजह से उनको लेफ्ट साइड देखना ईजी हो जाता है और लेफ्ट साइड से वो आराम से काम कर लेते हैं। ठीक है। और जब टेक ओवर करने की बात आती है, तो टेक ओवर हम अक्सर बोलते हैं कि हमें राइट साइड से टेक ओवर करना चाहिए। तो कुछ एजम्पशन यानी कि कुछ अवधारणाएं हमने दिमाग में सेट कर ली हैं, और उस अवधारणाओं के दम ने कुछ नियम बनाए हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लूं, घर पे भी अक्सर होता होगा, आप बैठे हुए हो और बैठ करके ना पलंग उलंग में बैठे हो, या फिर जहां पर बैठे हो आपका पैर ना जमीन से ऊपर हो, और पैर ऐसे ऐसे हिलाओ। देखो गाली पढ़नी है, पढ़ी है किनको, कितने तो पढ़ी है। मुझे पढ़ी है, मैं बहुत पढ़ी है मुझे, ठीक ना? पैर ऐसे बैठे हो, मतलब आप कहीं पे बैठे हुए हो और आपका पैर ना ऐसे ऐसे हिले, जमीन में टच ना हो और हिले। खूब गाली पड़ती है। पड़ती है? क्यों पड़ती है भाई? कुछ तो अवधारणा होगी। तो वो अवधारणा क्यों पड़ती थी, पता है या नहीं पता, डजेंट मैटर। गरियाने वाले को भी नहीं पता है, जो आपको सुना रहा है उसको भी नहीं पता है कि क्यों डांट रहा है आपको। ठीक है, लेकिन वो आपको सुना रहा है। अब पॉइंट इज कि वो नहीं करना चाहिए, ये एजम्पशन है। उससे कुछ होता होगा, वो एजम्पशन है, और उसकी वजह से एक नियम बन गया। तो एजम्पशन क्या है? अच्छा, और भी लोगों को पढ़ा है? अच्छा अच्छा, रेज योर हैंड कर रहे हैं सब। अच्छा, मुझे भी पढ़ा है। अच्छा चलो, सब अच्छी बात है भाई, सबको पढ़ी है, मुझे पता है सबको पढ़ी होती है। ठीक है, बचपन में सबने किया था, सबको गाली और ज्यादा करोगे तो एक आध चप्पड़ भी पड़ जाती है, सब होती है सब चीज। लेकिन अब बड़े हो गए हो, अब आप ही लोग दे दोगे दूसरों को, मुझे पता है। अब आप भी बोलते होगे पैर मत हिलाओ। क्यों नहीं हिलाओ ये आपको भी नहीं पता, बट अब नहीं हिलाने बोलता है, क्योंकि हमें बुजुर्गों ने बोला, तो हम भी अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को बोल देते हैं। इसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो क्या है एजम्पशन? मतलब हमारी पहले से कुछ अवधारणाएं दिमाग में सेटअप है, और उन अवधारणाओं के आधार पर, उन अवधारणाओं के आधार पर जो आप कोई नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, तो जो अवधारणा है, ये अवधारणा जो होती है, इन अवधारणाओं को कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। ठीक है। अब स्टैंडर्ड्स क्या होता है? तो स्टैंडर्ड क्या है सर? कॉन्सेप्ट मतलब तो अवधारणा हो गई, प्रिंसिपल का मतलब तो नियम कानून हो गया। तो स्टैंडर्ड्स क्या है? इस धारा के तहत आपको ये सजा मिलती है, इस धारा के तहत आपको ये सजा मिलती है। नियम कानून कहीं तो लिखे जाएंगे ना,
नियम कानून है, ठीक है, लेफ्ट साइड में चलना है, राइट साइड में चलोगे तो चालान कट जाता है, चालान कटती है, पेनाल्टी लगता है, रेड लाइट जलती है तो गाड़ी रोक देना होता है, पार करके देखो चालान कट जाएगी। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है भैया, ऑनलाइन चालान कट जाती है, मेरी खुद भी कुछ दिन पहले कटी थी, ठीक है ना। थोड़ा सा बाइक में हीरो बन करके हेलमेट हाथ में लेके घूम रहा था, मॉर्निंग का समय था, मुझे लगा शायद नहीं होगा, और भाई बाद में देखा तो मोबाइल पे एक मैसेज आ गया कि सर आपका 1000 रुपए का चूना लग गया है, आप भर लेना। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना। वो सुबह की हवा लेना मेरा महंगा पड़ गया मेरे लिए, ठीक है। तो ये क्या है, कोई नियम कानून कहीं तो लिखी हुई है। माँ की तबीयत खराब हो जाती है, अच्छा ऐसा कहा जाता है क्या विद्यानंद जी? चलो मुझे नहीं पता था, चलो ठीक है, मुझे कुछ और पता है, ठीक है। तो बात अलग है, चलो लेकिन ठीक है, हिलाना नहीं चाहिए। अब जिसकी जिसकी जो भी अवधारणा हो, अवधारणा को फिलहाल साइड करते हैं, मतलब समझने की बात है, ठीक है ना। तो एक नियम के कानून, कहीं ना कहीं नियम लिखा हुआ है, उस नियम का अगर आप पालन करते हैं देन वेल एंड गुड। अगर आप उस नियम को नहीं पालन करते हैं और उसकी अवहेलना करते हैं, तो अवहेलना करने पर आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है। तो ये जो नियम कानून है कहीं लिखे गए हैं, जिसको हम लोग अक्सर सेक्शंस वर्ड बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन, की हाँ इस धारा के तहत में, इस सेक्शन के तहत में आपको ये सजा मिलती है, इस सेक्शन के तहत में ये सजा मिलती है। तो अकाउंटिंग के जो रूल एंड रेगुलेशंस है जहां लिखे गए हैं, वो सेक्शंस ना कहला करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं, ठीक ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं तीनों भी आपको एक्सप्लेन पढ़ भी देता हूं, बट आप लोग समझ लो तीनों यही चीजें हैं। प्रिंसिपल क्या था? नियम कानून। कॉन्सेप्ट क्या है? एक एजम्पशन है। और स्टैंडर्ड्स क्या है? बेसिकली उन नियम कानूनों को जहां पर लिखा गया है वो सेक्शंस हो गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल गाइडलाइंस, ठीक ना, दैट अ कंपनीज मस्ट फॉलो रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल डाटा। अब हमारे बिजनेस की बात करते हैं, तो हमारे बिजनेस में भी हम क्या करते हैं, डे प्रति डे ट्रांजेक्शन करते हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को जैसे कि डेबिट और क्रेडिट हुआ, हर बार डेबिट और क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इन ट्रांजेक्शन्स को कैसे लिखा जाए, कहां लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए, किस वे में लिखा जाए, इसके बारे में कुछ नियम कानून होंगे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलता है कि हम बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स रेफर टू द बेसिक एजम्पशंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। ये बेसिकली बोलता है कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं उसकी कुछ अवधारणा होगी। जैसे कि एक सिंपल सी भाषा में हम अगर मान के चलते हैं कि सर जी अगर आपने 1 साल से कम में कोई एसेट यूज किया तो आप उसको या फिर आपने कोई इनकम है तो उसको आप रेवेन्यू नेचर मानो, या फिर उसको बड़ा है तो कैपिटल नेचर मानो। क्यों माने भैया? क्योंकि अवधारणा मान के चलते हैं, हम लोग मान के ही चलते हैं। हमारा कैश है तो हम मान के चलते हैं। अच्छा, कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो कि 1 साल तक से ज्यादा पैसा होल्ड करके चलते हैं। कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं, कभी कभी उधारी में कुछ उधार ऐसे होते हैं जो 1 साल से ज्यादा हो गए, बट इजम्पशंस क्या बोलता है, डेटर्स को मान के चलो कि भैया वो करंट है। काहे का करंट? साल भर से पैसा ही नहीं दिया। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा होता है। बट चूंकि एजम्पशंस है, नियम कानून है, मानना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। और उन्हीं को लिख लो, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का कॉमन ऑफ सेट होता है जिसमें हम अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को डिफाइन करते हैं, किस तरह से कैसे किस चीज को करना है, ठीक है। उसी का प्रॉपर ये हिंदी है, आप उसको देख सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश में पीछे मत पढ़ाना। अभी बता दो, बहुत लोगों को अक्सर लगता है कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं। किनको किनको लगता है कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ? जल्दी से बताओ, किनको किनको लग रहा है कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ? किन्हीं को नहीं? चलो गुड, तब बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत मैं देखता हूँ अक्सर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में नहीं पढ़ाते हैं। ना तो मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ ना तो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप समझ गए ना तो ये लैंग्वेज वाली बैरियर से ना बाहर आ जाओगे। मैं खुल के बोलता हूँ, लैंग्वेज वाली बैरियर से ना बाहर आ जाओगे। भाई मेरी बातों को समझो, सुनो, बहुत मजा आएगा, पूरी स्टोरी लगेगी और कुछ नहीं है। तो एक एक करके हर एक को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बड़े आराम से समझो, एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है ना। हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इंग्लिश और हिंदी के पीछे मत पड़ना, अगेन फिर से बोल दूं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मैं इंग्लिश और हिंदी मतलब ही नहीं रखता हूँ। नाम हाँ इंग्लिश में याद रखना, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट। हिंदी में नाम क्या है भाई? हाँ, इकाई अवधारणा।
इकाइयों का धारणा बोलोगे तो मुझे बाद में याद नहीं रहेगा, इसलिए एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, होता क्या चाहिए ये समझते हैं। देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली ये बोलता है कि हमारे जितने भी बिजनेसेस होते हैं, उनके जितने भी मालिक होते हैं, दोनों अलग अलग पहचान रखते हैं। दोनों क्या रखते हैं? अलग अलग पहचान रखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये मेरा बिजनेस है और ये उसका मालिक है, तो इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। अब इंटिटी का मतलब क्या होता है? इंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया बिजनेस और बिजनेस के मालिक दो अलग अलग पहचान के लोग हैं। ठीक है, अगर मैं जैसे बोलूं कि आप अभी जिस कंपनी का फोन यूज कर रहे हो, उस कंपनी के मालिक का नाम बताओ। आधे से ज्यादा, आधे क्या 90% लोगों को मालिक का नाम नहीं पता होगा। 90 क्या, ज्यादा बोल दो, 95% लोगों को उसके मालिक का नाम नहीं पता होगा। अगर मैं बोलूं कि आप सैमसंग का फोन यूज करते हो तो सैमसंग के ओनर का नाम बताओ, मुझे नहीं लगता आप लोग बता पाओगे। अगर मैं बोलूं कि एमआई का फोन यूज कर रहे हो, उसके ओनर का नाम बताओ। वन प्लस यूज कर रहे हो तो उसके ओनर का नाम बताओ। इवन आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो तो उसके ओनर का नाम बताओ। आप ओनर का नहीं बताओगे, सीईओ का नाम भले बता दोगे। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि हम कंपनी को जानते हैं, हम कंपनी को जानते हैं, मालिक को नहीं। बिकॉज ऑफ मालिक और कंपनी दो अलग अलग पहचान होती है। ये जो अलग अलग पहचान है, इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक्स ये सभी बिजनेस में अप्लाई होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बुक्स ये सभी बिजनेस में अप्लाई होता है। यहाँ से यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, ये भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये अलग से इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कॉन्सेप्ट कंसीडर अ बिजनेस यूनिट अ सेपरेट एंटिटी। साफ साफ ये क्या बोलता है कि सर अपनी सेपरेट एंटिटी लेकर के चलती है, अपनी पहचान लेकर चलती है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दो अलग अलग चीजें हैं, यानी कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का मालिक है, दोनों का भैया अपना अपना पहचान है, दोनों का कोई तालमेल नहीं है, दोनों का मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ इसकी वजह से दो चीजें हमारे बिजनेस में आती है। पहला, इसकी वजह से दो वर्ड्स हमारे बिजनेस को मिलते हैं। एक वर्ड मिलता है कैपिटल और एक वर्ड मिलता है ड्राइंग। इसकी वजह से ना दो चीजें आती हैं हमारे पास। एक तो हो गया कैपिटल, एक हो गया ड्राइंग। ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं भैया इस मालिक के लिए। इस मालिक के लिए जैसे ही मालिक बिजनेस में पैसा डालेगा, हम बोलेंगे कैपिटल बढ़ गया। जैसे ही मालिक बिजनेस से पैसा निकालेगा, हम बोलेंगे मालिक ने पैसा निकाल लिया, ड्राइंग कर दो। तो ये बेसिक चीजें देखने को मिलती है। और अगर मालिक अपने लिए कुछ पर्सनल यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए लक्ष्य एकेडमी और मैं दोनों अलग अलग एंटिटी है। बिकॉज ऑफ लक्ष्य एकेडमी का रजिस्टर्ड है, दैट्स वाई दोनों हम लोग अलग अलग कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने फोन का रिचार्ज कर रहा हूं, अब ध्यान से समझो, यहां पर बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेगी। ऑफिस में अभी आप जैसे ये क्लास देख रहे हो तो ऑफकोर्स इंटरनेट यहाँ पर खर्च हो रहा है। ठीक है ना, प्लस मेरे मोबाइल में भी इंटरनेट खर्च हो रहा है। दोनों जगह मैं अपना पर्सनल यूज करता हूँ। तो मेरा जो मोबाइल का इंटरनेट है वो मेरा खर्चा है। लेकिन जो ये ऑफिस की अभी जो आप क्लास देख रहे हो, ये जो खर्चा है ये लक्ष्य एकेडमी का खर्चा है बॉस, ये कंपनी में डालना है। तो दो अलग अलग खर्चे बना के चलने हैं मुझे। कंपनी का खर्चा अलग है और पर्सनल खर्चा अलग है। ये कौन डिसाइड किया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने। किसने डिसाइड किया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने। ये यही बोलता है, देखो यहां लिखा हुआ है कि एंट्रीज टू सेपरेट एंटिटीज। ठीक ना, हाँ, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक ना, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जो भी चीजें एंट्री करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं करना। ये कहां कहां अप्लाई होता है? एक सिंपल सी भाषा में, ये ईच एंड एवरी बिजनेस पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, ध्यान से समझना है आपको। अगर मैं पूछूं कि किस किस कंपनी में अप्लाई होता है, अगर आपसे नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो बोलेंगे हर एक जगह अप्लाई होता है, हर एक बिजनेस में अप्लाई होता है। ठीक ना, एक्सेप्शनल बहुत सारे जगह पर होते हैं, तो आप सिंपली भाषा में बोलिए हर जगह होता है। लेकिन अगर एमसीक्यूज में पूछे तो कुछ कुछ जगहों पे अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, इन दो जगहों पर ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एचयूएफ में तीन जगह अप्लाई नहीं होगा ये।
एक तो हो गया हमारा सॉल प्रोप्राइटर, एक हो गया पार्टनरशिप, और एक हो गया HUF। ये तीन जगह बेसिकली अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट है आपका। ऐसे अगर वर्बली पूछा जाएगा तो हाँ हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। उसी का ये हिंदी रूप है, उसी का आप देख सकते हैं बड़े आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोइंग, ये हिंदी रूप है, उसी का आप देख सकते हैं बड़े आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या चाहिए वो समझिए। हमारी और आपकी एक लाइफ होती है, हम कितने दिन जिएंगे, 50 60 साल, 60 70 साल, 80 साल। कुछ लोग होंगे जो हैट्रिक जो कि शतक मारने को भी बैठे हुए होंगे, अच्छा है मार लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग उससे भी ज्यादा मारने को बैठे होंगे, किनका मन है कि भाई मैं शतक मारूंगा, एनीवन, किनका मन है। मेरा मन तो नहीं है दोस्त, ठीक है, आराम से पहले निकल लो, ज्यादा अच्छा है। तो शतक मारने का कोई इरादा नहीं है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ डिफाइन हो गई, बट बिजनेस की लाइफ डिफाइन नहीं होती है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं टाटा कंपनी की लाइफ बताओ, कब से चलती आ रही है, लेकिन कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता। हमारे बाप दादा ने भी यूज किया था, हम भी यूज करेंगे, हमारे बच्चे भी यूज करेंगे, उनके बच्चे भी यूज करेंगे। तो बिजनेस की जो लाइफ होती है ये हम मान के ही चलते हैं कि ये इन्फिनिटी लाइफ होती है, क्योंकि बिजनेस के भी अपनी पहचान है। बिजनेस के भी अपनी पहचान है, अभी हमने देख लिया बिजनेस इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट में, समझा कि हमारी और बिजनेस की अलग अलग पहचान है। तो हम ये मान के चलते हैं बिजनेस की जो लाइफ होती है वो क्या होती है सर जी, इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो इसी इन्फिनिटी लाइफ को हम क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसी इन्फिनिटी लाइफ की वजह से, इसी इन्फिनिटी लाइफ की वजह से दो चीजें क्रिएट हुई, ठीक है ना। गोइंग कंसर्न ने इस जहां पर दो चीजें बनाई। पहला, उसने एक दिया करंट एसेट और दूसरा दिया उसने फिक्स एसेट। अब ये फिक्स एसेट और करंट एसेट का कॉन्सेप्ट क्यों आया वो समझने की बात है। जिस बिल्डिंग में अभी आप रह रहे हैं, जैसे कि जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूं अभी, जहां से क्लास ले रहा हूं, ये बिल्डिंग कितने दिन रहेंगी। या फिर आपसे मैं पूछूं कोई ऐसे बिल्डिंग बताओ जो आदम जमाना से खड़ा हो। ऐसा बहुत सारे बता सकते हैं, जो आपके बाप दादा के टाइम पे भी था, आपके टाइम पे भी है, और आपके बाल बच्चों के टाइम पे भी होगा। ऐसे बहुत सारे एसेट होंगे। दिस इज कॉल्ड फिक्स एसेट। अगेन इनकी लाइफ भी इन्फिनिटी मानी गई, इन्फिनिटी नहीं, एक लिमिटेड टाइम है, लेकिन इतनी लंबी लाइफ है कि कहना नहीं है। तो जब कोई एसेट का यूजेस जो है, जब आप इसका यूज जो है 1 साल से ज्यादा कर लेते हैं, तो हम इसको नाम दे दिए हैं फिक्स एसेट। क्या बोल दिए, फिक्स एसेट, ठीक है। लेकिन वहीं जब आप किसी का यूज 1 साल के अंडर में करते हैं, तो हमने इसका नाम दे दिया है करंट एसेट। किसने किया ये, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने, ठीक है, याद रहेगा बात। तो इसकी वजह से दो चीजें क्रिएट हो गई, करंट एसेट और फिक्स एसेट, और इसकी वजह से बिजनेस लॉन्ग लाइफ चलता है। लॉन्ग लाइफ मतलब इन्फिनिटी लाइफ, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है कि आपके बिजनेस का हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक इंफॉर्मेशन, अगर आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो तो अपने बुक्स में लिखो, नहीं कर सकते हो तो मत लिखो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान के चलो मेरे एक दोस्त की दुकान है, मेरे एक दोस्त की दुकान है, ठीक है। वो यहाँ अक्सर आपने देखा होगा बहुत लोग ना ये चीज चेंज करते हैं। मैं आपको रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूँ। इधर से मान लो एंट्री है, ठीक है ना, इस दुकान में पहले वो इधर काउंटर उनका था, हुआ करता था, ठीक है। मैं उनके दुकान पर गया, मैं बोला कि भाई अपना काउंटर ना इधर से हटा करके ना तू अपना काउंटर इधर बना ले और एंट्री ना इधर कर ले। देखो ध्यान से समझो, मैंने उसको क्या एडवाइस दिया कि अपना काउंटर इधर बना लो और इधर से एंट्री कर लो। मैंने उसको ये बोला, अच्छा ये मैंने बोला और उसने मान भी लिया, और इसकी वजह से जो उसकी रेवेन्यू थी वो 3x हो गई, मतलब 3 गुना बढ़ गई, 3 टाइम बढ़ गई।
तो भाई ये तो अच्छी बात है ना कि उसकी कमाई ज्यादा हो गई। तो मैंने जो एडवाइस दिया, क्या उसको वो अपने बिजनेस में लिख सकता है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि मैंने कोई पैसे चार्ज नहीं किए। मैं एक दोस्त था, दोस्त के नाते मैं उसके पास गया और मैंने उसको सिंपली एडवाइस दिया, कोई पैसा मैंने लिया ही नहीं, तो कैसे लिखेगा? लेकिन एज अ कंसल्टेंट मैं किसी दूसरे की दुकान पर गया, या फिर मान लो दोस्त की ही दुकान पर गया, लेकिन मेरा धंधा है कंसल्ट करने का, मैं एडवाइस देता हूं। मैंने उसको यही एडवाइस दिया और उसकी वजह से 3x हो गया। और इसके लिए उसने मुझे पैसे दिए। कितने सर जी? उसने मुझे सपोज 1 लाख रुपए पे किए उसने मुझे। उसने कितने मुझे पे किए? 1 लाख। तो ये रेवेन्यू बढ़ने का खर्चा कितना आ गया? 1 लाख रुपए। क्या इसको लिखेगा? बिल्कुल इसको एंट्री करना है, इसको एंट्री करना है। तो दिस इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये साफ साफ बोलता है कि भैया अकॉर्डिंग टू दिस, क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट only those transactions are recorded in a books of account which can be expressed in a monetary terms। जब आप उन्हें मौद्रिक रूप में ला सकते हो तो लिखो, अदरवाइज नहीं। एक में नहीं लिखा, एक में लिखा, एक में दे रहा था पैसे, एक में नहीं दिया गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड। अब ये क्यों बना है ये भी समझिए, क्यों बनता है कारण समझिए। बिजनेस यहां से स्टार्ट हुई, चल रही कहां तक जाएगी पता नहीं सर। इन्फिनिटी लाइफ थी हमारे धंधे की, हमारे बिजनेस की इन्फिनिटी लाइफ है। अब मुझे पता करना है मेरा बिजनेस कमाता है या नहीं कमाता, मैं कैसे पता करूं मेरा बिजनेस कमा रहा है या नहीं कमा रहा? मैं बस सिर्फ चले जा रहा हूँ थोड़ी। आप घर से निकलते हो तो कहीं तो मंजिल होती है आपकी, तो पहुंचते हो, तो इसकी मंजिल होनी चाहिए। तो कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया कि इसको छोटे छोटे टाइम में डिवाइड कर दिया। और ये छोटा टाइम है, दिस टाइम इज कॉल्ड 12 मंथ्स। 12 महीने का समय में बांटा, जिसको हमने नाम दिया है अकाउंटिंग पीरियड। अब ये महीने का जो टाइम बांटा गया है, ये दो तरह का टाइम हो सकता है। एक हो सकता है कैलेंडर ईयर का, और एक हो सकता है फाइनेंशियल ईयर का। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर तक चलेगा और अप्रैल से मार्च तक चलेगा, फाइनेंशियल ईयर वाला पार्ट। और इसी बीच में हम अपना प्रॉफिट, अपना नुकसान, अपना फायदा, नफा, हर एक चीज की जानकारी देखेंगे। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और ये सभी के लिए करना है, सभी को अप्लाई करना है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ये हर एक जगह अप्लाई होती है, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, चाहे सोल प्रोपराइटर हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फलाना ढिमकाना, सब हो, सब जगह लगेगा। आपके स्कूल्स में भी लगता है ना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है साफ साफ कि आपने जो भी एसेट खरीदा है और जिस भाव में खरीदा है, उसको उसी भाव में अपने बुक्स में लिखो। बाजार में उसकी वैल्यू क्या है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये मान लो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, कीमत थी 10 लाख रुपए, मैंने खरीद लिया। आज उसकी कीमत, आज से 10 साल पहले खरीदी थी, आज उसकी कीमत सपोज प्राइम लोकेशन पर थी, आज उसकी कीमत 1 करोड़ हो गई है। मैं अपने बुक्स पे कितना लिखूंगा? मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका जितना भी फिक्स एसेट है जो कि आप अपने बैलेंस शीट में दिखाओगे, वो एक्विजिशन कॉस्ट पे, यानी कि एक्वायर कॉस्ट पे जितना भी आपने पे किया था उसी पर दिखलाना है, उस पर ही दिखलाना है। हाँ, इस पर एक चीज आपको और करना है कि इस पर आपको कुछ घटाना भी है। वो क्या? डेप्रिसिएशन। अगर उस एसेट में डेप्रिसिएशन होता है तो एसेट घटाओ, बढ़ाओगे नहीं। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको करनी है। अगर बढ़ाना तो नहीं है, लेकिन हाँ घटाना जरूर है। क्या? डेप्रिसिएशन वैल्यू करके। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेम चीजें हैं और कोई अंतर नहीं है। चलो, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये क्या बोलता है? ये जनरल एंट्री का सिंपल सा नियम है। ये बोलता है कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, छोटा हो बड़ा हो, बस मॉनेटरी वाला होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे
उनके कम से कम दो असर होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। और दोनों कंडीशन पे चाहे कितने भी आप बिजनेस में ट्रांजेक्शन कर लो, हर ट्रांजेक्शन के बाद डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल ही आने चाहिए। क्या आने चाहिए? इक्वल ही आने चाहिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यानी कि ये साफ साफ बोला कि भैया चाहे जो हो जाए, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर लो। अब आपके दिमाग में सर अगर ऐसा ना हुआ तो सर हमने कुछ ऐसा किया जिस वजह से हमारा ट्रांजेक्शन सर केवल एक साइड बढ़ गया, एक साइड घट गया, तो गलती आपकी है, सरासर गलती आपकी है। ये गलत नहीं है, ये नियम है। गलती आप हैं, आप हैं, आप हैं, दैट्स इट। आगे पीछे कोई बात ही नहीं है। गलती आप हैं तो आप है, ढूंढो गलती का है। नहीं ढूंढ सकते हो तो आता ही नहीं है, बुढ़वा खो बुद्धू है, जो बोलना है बोलो, लेकिन गलती आप ही है। ये तो नियम है भैया, नियम कभी गलत नहीं होते हैं। लॉ है ना, लॉ कभी गलत थोड़ी होता है। लॉ ने बोल दिया तो बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो भी जाओगे, मानना पड़ेगा। तो ये नियम है। अब बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके कम से कम दो जगह असर पड़ने हैं, एक डेबिट में और क्रेडिट में। और अल्टीमेटली इस असर का जो परिणाम आएगा वो इक्वलिटी ही आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये कहता कौन है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डुअल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल इंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल इंट्री कॉन्सेप्ट, जो भी आप नाम से बोलना चाहे, बस डुअल लग जाता है साथ में, वो ध्यान रखना। सब अपने अपने नाम से बुलाते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी डेबिट हैज कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर एक डेबिट के साथ में समान रूप से क्रेडिट होना कंपलसरी है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो मैं बड़े आराम से एक चीज पढ़ा रहा हूं आपको। अरे यार इसको क्या हो गया? ठीक है, हर एक चीज को समझो बड़े आराम से, बड़े मजा आएगा, इसलिए आराम से समझो। अब आता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है? ठीक है, देखो आपके घर के अगल बगल बहुत सारी छोटी मोटी दुकानें होंगी या फिर बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, सब टाइप की दुकानें होंगी। जहां जान पहचान होगा वहां पर आप उधार भी सामान खरीदते होंगे। जहां जान पहचान होगा वहां पर आप गए, सामान खरीदा और घर ले आए। अक्सर ऐसा भी होता होगा कि हाँ सर गए थे और जान पहचान है, पैसा कम लेके गए थे तो हमने उधार खरीद लिया। तो यहां पर दो चीजें आती हैं कि जनरली हमारे बिजनेस में क्या होता है कि जो रेवेन्यू है वो दो टाइप से हो सकती है, एक कैश और दूसरा क्रेडिट हो सकता है। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि भैया आप अपने बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन केवल मत लिखो। अगल बगल में बहुत सारी छोटी मोटी दुकानें होगी ना, आप जाकर के उन दुकानदारों से पूछना चाहिए आज का सेल कितना है। पता है वो कैसे बताएंगे? गल्ला खोलेंगे अपना, गल्ला मतलब जहां पर पैसा वो रखते हैं। बहुत लोगों को गल्ला भी समझ में नहीं आ रहा, बता देता हूँ। गल्ला का मतलब होता है वो जहां पैसा रखते हैं, ठीक। तो गल्ला खोलेंगे अपना, नोट गिनेंगे, हाँ आज की सेल इतनी है, नोट गिन के बताया। बट क्या ये सही है? नहीं, उन्होंने जो बताया वो सिर्फ कैश वाला बताया। भैया उधारी वाला कौन बताएगा? उधारी वाला कॉपी में लिख लिए हैं, उसको सेल कब मानेंगे? जब उसका पैसा मिल जाएगा तब उसको वो सेल मानते हैं, अदरवाइज सेल नहीं मानते हैं। एक्रूवल कॉन्सेप्ट यहीं पर आके बोलता है कि नहीं, आप कैश में बेचो, नगद बेचो या उधार बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपसे सेल पूछूंगा तो आपको दोनों को कंबाइंड करके बताना है कि कितना आपका पैसा आया। सेम उसी तरह से जब आपकी एक्सपेंस की बारी आएगी, एक्सपेंस की बारी आएगा, तो चाहे आपने पे किया हो या फिर आपका ड्यू हो पे करना, कोई बात नहीं है, दोनों कंडीशंस में ही आप बताएंगे। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो कि मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। ये कहता है कि जो रेवेन्यू है वो अर्न बेसिस पर कैलकुलेशन होना चाहिए। किस बेसिस पर? अर्न बेसिस। अर्न का मतलब होता है कमाना। चाहे आपने नगद कमाया हो चाहे आपने उधार कमाया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्न बेसिस पर। और वहीं हमारा जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो
इनकर्ड बेसिस पर होना चाहिए। इनकर्ड का मतलब होता है उत्पत्ति। इनकर्ड का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब, अब जैसे कि मेरे यहाँ एक स्टाफ है, काम करता है, ठीक है, मैंने एक छोटी सी दुकान खोली है, मेरे यहाँ स्टाफ काम करता है। मान लो मैं कैलेंडर ईयर से हिसाब किताब करता हूँ, दिसंबर की मैंने उसको सैलरी नहीं दी है, दिसंबर में उसने काम किया, दिसंबर की सैलरी नहीं दी, तो क्या नहीं दूंगा? दूंगा ना। आज नहीं तो कल दूंगा। तो ये जो सैलरी नहीं दी है, ठीक है, बाद में दूंगा, ये ड्यू हो गया। तो जब मैं पूछूंगा कि मेरी खर्चे कितने हैं, तो उसको जो मेरा बाकी है ना, वो भी खर्चा जोड़ करके बताना होगा, क्योंकि ये इनकर्ड हो चुका, उत्पन्न हो चुका है। आई बात समझ में? वही चीज यहां लिखा हुआ, पढ़ लो इसको आराम से। यहीं पर एक चीज नोट और भी लिखा हुआ है कि जो छोटे मोटे दुकानदार लोग जो करते हैं यहाँ पे घर के अगल बगल, मैंने कहा कैश बेसिस अकाउंटिंग इज नॉट परमिटेड, ये परमिटेड नहीं है। जीएएपी, जीएपी मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें साफ साफ कहा है कि कैश बेसिस को मनाही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, छोटी मोटी इसलिए इस्तेमाल करती क्योंकि कोई देखने नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस, ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलता है ना कि जितने भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरा नुकसान हो सकता है, संभावित जो नुकसान है, आप उसको पहले लिख लो। हाँ, उसको पहले लिख लो, नुकसान हुआ हो चाहे नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लगता है कि नुकसान होगा, पहले लिख लो। जैसे कि मान लो मैंने क्रेडिट में सेल किया, कितने लोगों को? 10 लोगों को। मैंने 10 लोगों को सेल किया। एक बात बताओ, क्या इस बात की गारंटी कि ये सारे 10 लोग पेमेंट वापस कर देंगे? और क्या इस बात की गारंटी नहीं भी है कि ये 10 लोग वापस नहीं करेंगे? अगर मैं आपसे दोनों पूछूंगा तो आप दोनों में किंतु परंतु में अटक जाएंगे कि नहीं सर, हमने 10 लोगों को दिया, वो सारे जान पहचान के हैं, तो वापस तो कर ही देंगे। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग डूबते नहीं, इसका मतलब बहुत सारे लोग पैसा नहीं भी वापस करते होंगे। तो यहां पर जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है या जो कन्वर्टिज्म कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि आप मान के चलिए फॉर एग्जांपल के लिए कि कितना डूबेगा अगर डूबना होगा तो मैं बोलता हूं कि भैया पॉसिबल है, हो सकता है कि मेरा जो नुकसान है 10% लोग ऐसे होंगे ना जो पैसा नहीं देंगे, जो पैसा नहीं देंगे। मतलब इस 10 में से 10% का हिसाब हो गया कि 9 लोग तो सर आपका पैसा दे देंगे, लेकिन जो एक है ना सर, वो पैसा डुबा देगा। अभी डूबा नहीं है, डुबा देगा, मुझे लगता है, ये हमने मान के चला। तो यहां पर प्रूडेंस क्या बोलता है ना, कोई बात तुमको लगता है ना एक बंदा डुबाएगा, इसको तुम लिख लो, इसको तुम अपने बुक्स में लिख लो, यहाँ ठीक है चलो डुबा देगा। और ये जो डुबाया, इसको क्या हमने नाम दे दिया? बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट हम लोग लिखते हैं ना, तो हमने क्या नाम दे दिया इसको? प्रोविजन। या फिर बैड डेप्ट ही मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, अभी फिलहाल बैड डेप्ट लिखता हूं, प्रोविजन बाद में समझाऊंगा। हमने क्या बोला कि भैया डूब गया, आपका बैड डेप्ट हो गया, ठीक है ना, पैसे आपके डूब गए, इतना मान के चलते हैं। तो ये तो हुआ सर लॉसेस में। तो सर क्या रेवेन्यू में भी ऐसा चीज होता है कि मान के चलो सर हम पेन की दुकान खोला हुआ और मैंने 1 लाख पेन खरीद के लाया, मैं 1 लाख पेन अपनी दुकान पर खरीद के लाया, और चूंकि हर बार हर महीने बिक जाता है, जनवरी में भी 1 लाख पेन बिक गया, फरवरी में भी बिक गया, मार्च में भी बिक गया, अप्रैल में भी बिक गया, मई में भी बिक गया, जून में भी बिक गया, तो मुझे लगता है कि सर जुलाई में भी बिक ही जाएगा ये, और मैं पेन लेके आ गया हूं 1 लाख, और मैंने लिख दिया अपने बुक्स में कि हाँ बिक तो जाएगा यहाँ। क्या ये सही है? नहीं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में आपने भले बेच दिया, जुलाई में बेचने के बाद लिखना, अभी नहीं लिखना। यही है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये बोलता है साफ साफ, प्रिंसिपल ऑफ टेन एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट लेकिन प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। प्रॉफिट हो सकता है, इसको नहीं लिखना है, लेकिन लॉस हो सकता है, इसको पहले लिखना है, इसको पहले लिखना है। जैसे कि प्रोविजंस, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, ये सब चीजें इसके अंदर आनी चाहिए, राइट? दिस इज अकाउंटिंग, दैट्स व्हाई कॉल्ड अकाउंटिंग इज अ आर्ट। हम लोग कहते हैं ना अकाउंटिंग साइंस नहीं है, अभी तो हम लोग जितना पढ़ा सब नियम कानून था, सब नियम कानून था, तो बहुत अच्छी बात है, अकाउंटिंग एक तरह से हमारा साइंस बन गया था। एक प्रूडेंस आकर के ना आर्ट बना दिया इसको, क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ तो ले रहे हो, दूसरी तरफ से नहीं लेते हो यार।
ये भी तो सेम ही है, जैसा ये था वैसे ये भी है, पर एक को मानते हो एक को नहीं मानते हो, क्यों? नियम है, अवधारणा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अ, अगर मैं आपसे एक वर्ड बोलूं कि हमारे बिजनेस में खर्च क्या क्या है, हमारे बिजनेस में क्या क्या खर्च है, तो आप बोलेंगे सर सैलरी देना, रेंट देना, एडवर्टीजमेंट करना, फिर से बहुत सारी चीजें हैं, खर्चा है, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे कि मैं अभी फिलहाल चल रहा था, तो ऑनलाइन में क्या खर्चा है मेरा? इंटरनेट का खर्चा हो रहा है, कैमरा यूज हो रहा है, इतनी सारी लाइटिंग है, खर्च हो रहा है, पीछे बोर्ड चल रहा है वो खर्च हो रहा है, माइक यूज करता हूँ ये खर्च हो रहा है, बैटरी लगती है इसमें खर्च हो रहा है। क्या खर्च है? आंसर इज नो। बिजनेस में एक्सपेंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। बिजनेस में एक्सपेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। गजब की बात है ना। आप बोलोगे सर आज तक हमें पता है कि बिजनेस में इतना खर्चा होता है, बोलते हो खर्चा ही नहीं है। हाँ, मैं बोलता हूँ बिजनेस में एक्सपेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। बिजनेस में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। बिजनेस में क्या होता है मेरे दोस्त? इन्वेस्टमेंट होता है। अब जैसे कि मैंने ये लाइटिंग लगाया हूँ, कैमरा यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, पीछे बोर्ड यूज कर रहा हूँ, माइक यूज कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। ये जो सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हो तभी तो देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? अदरवाइज देखते क्या आप? नहीं देखते। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट नॉट एक्सपेंस। और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से आपने मुझे फी दिया, अल्टीमेटली रेवेन्यू दिया। क्या दिया? रेवेन्यू दिया। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी आपने एक्सपेंस किया उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इस एक्सपेंस के बदले जो भी आपको रेवेन्यू मिला, इन दोनों को साथ में दर्शाओ, अलग अलग नहीं। कैसे लिखो? साथ में दर्शाओ। किसने कहा? मैचिंग कॉन्सेप्ट ने। आई बात समझ में? इसने क्या कहा कि भैया आपने अपने स्टाफ को सैलरी दी, तो सैलरी दी तो खर्चा हो गया ना, तो सैलरी दी तो उससे काम भी तो लिया। घर में बैठा के थोड़ी सैलरी देते हो आप उसको, उससे काम भी लेते हो, और उस काम से जो लेते हो उससे रेवेन्यू कमाते हो। तो खर्चा किया, रेवेन्यू मिला, उसको साथ में लिखो। कहां पर लिखते हो ये साथ में? ये लिखते हैं हम अपने पीएनएल अकाउंट में। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट आया तो क्या बना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना। और इसी जगह पर से हमारा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, जो जितनी भी चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट भी इसी का पार्ट है। तो यहीं पर से सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब आप चाहो तो फिर से देख लो। ये जो कॉन्सेप्ट है क्या बोलता है? नेसेसरी टू बी ए चार्ज ऑल एक्सपेंस, जितने भी हमारे एक्सपेंस है, इनकट टू अर्न रेवेन्यू। जितना भी आपने खर्चा किया है उसको उसके रेवेन्यू के साथ ड्यूरिंग उस अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब चाहे कैलेंडर ईयर का ले लो चाहे फाइनेंशियल ईयर का ले लो, उसके साथ उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू को दर्शाना जरूरी है। और ये कहां दर्शाओगे आप? ऑफ कोर्स पीएल अकाउंट में। आई बात समझ में? किससे क्या बनता है, कैसे यूज होता है, मैं हर चीज बता रहा हूं। और जितनी भी चीजें बता रहा हूं सब एमसीक्यूज में आएगा। ये आपको पीडीएफ आपके ऑलरेडी अवेलेबल है। ये पीडीएफ ना आपको इस वीडियो के साथ अटैच किया हुआ है, आप आराम से पढ़ लेना। जितना बता रहा हूं उसको आराम से इंजॉय करके सुनो। देखो मेरी क्लास का सबसे बड़ा खासियत बताता हूँ, आप सबने ऑलरेडी इंजॉय करते हो। मेरी क्लास में खासियत क्या पता है? मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं समझा रहा हूं। बस समझो, स्टोरी बता रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। स्टोरी सुनो, इंजॉय करो, फील आए तो हाँ सर अच्छा फील हो रहा है, बस वो फील लो, मजे लो। ये सब कुछ बच्चों जैसा नहीं हो गया तो फिर क्या? सब कुछ बच्चों जैसा है, बिंदास हो या फील करो, ठीक है। और बाकी जितनी भी चीजें बाकी मुझ पर छोड़ दो, ठीक है। और पढ़ने के बाद जैसे ही इस वीडियो को खत्म हो जाए, बाद में आप आराम से इसका पीडीएफ ओपन करना और हर एक चीज को लाइन बाय लाइन जो मैं छोड़ रहा हूं वो स्टडी कर लेना। चाहे आप इंग्लिश में करो चाहे आपकी हिंदी में करो, जिसमें आपको करने का मर्जी हो कर लेना, लाइन बाय लाइन आराम से पढ़ना। लेकिन मेरी कहानी अभी सुन लो, बड़ा मजा आएगा। अगर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं हुआ फिर एग्जाम में तो फिर बोलना मुझे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अब ये क्या बोलता है? अब ध्यान समझो, अगर रोड में चलना, अभी फिलहाल में लेफ्ट चल रहे हैं, कल सरकार अनाउंस कर दे, ठीक ना, कल सरकार अनाउंस कर दे कि सर जी अब रोड में लेफ्ट नहीं चलना है राइट चलना है, क्या होगा? हमारी हैबिट हो गई है लेफ्ट में चलने की, राइट में चलेंगे ना तो मालूम होगा कि डेली इंडिया में एक्सीडेंट ही होते रहेंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आदत हो गई है हमारी, आदत हो गई है। और उसी आदत के दम पर हम चीजों को एनालिसिस करना सीख गए हैं।
हम क्या करना सीख गए, एनालिसिस करना सीख गए हैं कि हम लेफ्ट में चल रहे हैं, अगर मान लो रोड अगर इस तरह से बनी हुई है हमारे पास और बीच में अगर डिवाइडर लगा हुआ है तो हमें पता है सर इधर जाना है इधर आना है, हमें बहुत अच्छे से पता है, तो हम थोड़ी सी अपनी गाड़ी को स्पीड भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आगे पीछे कुछ भी रहे तो वहां पर गाड़ी नहीं चलेगी स्पीड में, क्यों? क्योंकि वहां पर भैया एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है और बोलता है कि देखो आप जो भी रूल एंड रेगुलेशन अडेप्ट करना है कर लो। हम एक नहीं बहुत सारे रूल बनाएंगे, हम आपके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए हैं, आपको इनमें से जो भी अडेप्ट करना है कर लो। लेकिन जैसे ही आपने जिसको अडेप्ट किया उसका साथ हमेशा रखना होगा, साथ नहीं छोड़ोगे। मतलब एक बार गठबंधन हो गया, बिहा हो गई, तो बस झेलना आप ही को है दोस्त। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार आपकी शादी हो गई तो उसके बाद आप ही को हमेशा के लिए झेलना है, दूसरा नहीं आएगा और दूसरे की तरफ देखना भी नहीं है। पता ना दूसरे देखोगे तो क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोग मैरिड भी हैं, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मैरिड है? फीमेल में बहुत सारी होंगे डेफिनेटली, मेल में कितने लोग हैं जो मैरिड है? मैं अपना हाथ पहले उठा देता हूँ, बहुत लोग फिर बोले सर आप नहीं हाथ उठाते हो, तो जहां जहां मुझे उठाना था मैं उठा देता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, मेल में भी हैं कुछ कुछ लोग, फीमेल में कितने लोग हैं? फीमेल आई थिंक सभी होंगे लगता है, ऐसे सभी नहीं होंगे बट बहुत सारे लोग फीमेल में भी है। कितने लोग हैं ऐसे? अच्छा, काफी हैं, क्या बात है। तो इसी का ध्यान रखना भाई, एक बार आपने जिनसे गठबंधन हो गया, जिसका हाथ पकड़ लिया, उसका रखना है। सेम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आपने जो भी रूल रेगुलेशंस अडेप्ट किया है उसी को ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर अडेप्ट करते चलना है, उसी के हिसाब से नियम कानून करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मेरे पास कोई एक एसेट है, ठीक है, जिसकी कीमत है सपोज मान के चलते हैं 10 लाख रुपए, और मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं एसएलएम मेथड इस्तेमाल करूं या डब्ल्यूडीबी मेथड इस्तेमाल करूं। मैंने क्या किया, पहले साल ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, चौथे साल ये, पांचवें साल कौन सा होगा? कुछ भी हो सकता है सर, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो भाई पता ही नहीं है ना क्या करोगे नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा? तो कंसिस्टेंसी यहीं पर आता है, ये बोलता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में मेथड एंड टेक्निक जो भी आप यूज कर रहे हो बाय अ बिजनेस यूनिट शुड बी अ कंसिस्टेंट। साफ साफ बोल रहा है कि जो भी आपने लेखांकन और उसकी जो प्रथाओं इकाई जो भी आपने विधियों को तकनीकियों को अपनाया है उसी को आपको कंटिन्यू लेके चलना है। आपके कैसे लेकर नंबर ऑफ ईयर, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ ईयर चलने हैं उसको लेके चलते रहो। अब बहुत लोगों दिमाग में सर अगर हमें लगता है कि नहीं सर बदलना चाहिए तो बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं। बताना होगा कि क्यों बदलना है, ये बताना होगा पुराने वाले में क्या दिक्कत है, और उसके हिसाब से आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उसको अपडेट देना पड़ेगा। बहुत सारे मतलब तामझाम बहुत सारे हैं। हाँ कर सकते हो, ऐसा कुछ एग्जैक्टली नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट हाँ बहुत सारे नियम कानून है उसको फॉलो करने के बाद। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बस सर आज मूड किया तो बस कर दिया, और ऐसा वाला नहीं करेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। मर्टिलिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी बड़े मजेदार है। ये बोलता है कि आपके बिजनेस में ना बहुत सारे ऐसे एसेट हैं जो किसी काम के नहीं है, ठीक है, उनको एज अ एक्सपेंस लिखिए, और जो काम की चीजें हैं उनको एज अ एसेट लिखिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों के घर में बहुत सारा पंखा ऐसा होगा, जी हाँ फैन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे फैन ऐसे होंगे जो कि आपसे भी ज्यादा उम्र के होंगे, यानी कि आपके पापा मम्मी या दादा दादी के लगे हुए होंगे। मेरे घर पे है, ठीक है, मेरे घर पे एक पंखा है जो मुझसे भी ज्यादा उम्र का है। उतना छोड़ो, मेरे पास जो एक स्टेपलर है, मैं अपने 10th में यूज करता था। जी हाँ, मैं स्टेपलर की बात कर रहा हूँ, मैं एक स्टेपलर की बात कर रहा हूँ, मैं 10th क्लास में यूज करता था और आज भी वो स्टेपलर मेरे पास है। तो क्या वो मेरे लिए एक एसेट है? क्या वो मेरे लिए एसेट है? नहीं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूं, तो क्या वो मेरे लिए एसेट है? नहीं। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि वो पर्टिकुलर चीज जिसके होने से और जिसके ना होने से आपके बिजनेस में इंपैक्ट पड़े, जैसे कि वो स्टेपलर नहीं हो मेरे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास मैं दूसरा स्टेपलर ले आऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डिजिटल बोर्ड क्या ये एक एसेट है? बिल्कुल, क्योंकि अच्छा खासा कॉस्टली आता है ये। अगर ये मेरे पास ना हो तो दोबारा खरीदने में प्लस मेरी क्लासेस लेने में मुझे दिक्कत आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक एसेट हो गया। ये माइक एसेट है, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से क्लासेस हो रही हैं और ये भी कॉस्टली आता है। ठीक है, तो चूंकि
कीमत ज्यादा है और इसके होने से बिजनेस पे असर पड़ता है और ना होने से असर पड़ता है। तो मर्टेलिटी कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है और बोलता है कि आपके बिजनेस में पर्टिकुलर वो चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बल्ब हो गया, फैंस हो गए, अपने रूम में एसी लगा हुआ है, मतलब ये छोटी मोटी जितनी भी चीजें हैं, आप इनको इमटेरियल मान के चलो। क्या मानना है? इमटेरियल, मतलब किसी काम की चीजें नहीं है। ठीक ना? ऑल इमटेरियल फैक्ट्स शुड बी इग्नोर्ड, उसको इग्नोर कर दीजिए और क्या मानिए? एज अ एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू नेचर वाला। आपको रेवेन्यू नेचर वाला एक्सपेंस मान के चलना है कि हाँ, मेरा ये रेवेन्यू नेचर वाला एक्सपेंस है दोस्त। आई बात समझ में? ये ध्यान में रखना है। क्लियर है ये पॉइंट? और जो काम की चीजें हैं वो एज एसेट इस्तेमाल समझ लीजिए आप। आगे आते हैं, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोलता है दोस्त? ये बोलता है साफ साफ कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने भी चीजें हुए हैं और अल्टीमेटली उनसे जो भी चीजें आती है, उनको आपको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज मतलब इंफॉर्मेशन देना है। किनको? एक्सटर्नल यूजर को लिए। ये जो फुल डिस्क्लोजर है, ये इंटरनल के लिए नहीं है, एक्सटर्नल के लिए है। ठीक है? मतलब आपने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा गवाया, कितना सेल किया, कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किस जगह कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट किया, क्या इन्वेस्टमेंट किया, कैसा इन्वेस्टमेंट किया, फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। आपको किसी भी कंपनी का देखना है, टाटा का देखना है, रिलायंस का देखना है, एसबीआई, जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी आप बड़े बड़े कंपनीज जानते हो, देखो गूगल में सर्च मारो, सबका आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इंफॉर्मेशन। ये कंपनी क्या देती है? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ये बोलती है साफ साफ कि भैया, आप अपने बिजनेस से जुड़े हुए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी बातें आपको पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करना है। पब्लिक मतलब एक्सटर्नल यूजर्स, इनके सामने डिस्क्लोज करना है। अब आप बोलोगे सर क्यों डिस्क्लोज करें? बिकॉज ऑफ इनके पास इन्वेस्टर्स हैं। अब मुझे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मुझे टाटा कंपनी का शेयर खरीदना है, तो मैं देखूंगा ना टाटा कंपनी का भाई क्या कंडीशंस है, कितनी अच्छी उसकी ग्रोथ है, पहले कहाँ थी, आज कहाँ है, फ्यूचरिस्टिक क्या हो सकती है, कितना डेट लेकर बैठा है, कितना कैपिटल लगा के बैठा है, मैं देखूंगा ना, तभी तो मैं खरीदूंगा ना। फंडामेंटल चेक करना बहुत जरूरी है। तो कैसे चेक करूंगा? ये इन्फॉर्मेशन देगा तब तो जब किसी इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बायर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल जितने भी आते हैं, जब इनको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो वो इस कॉन्सेप्ट का उनको बेनिफिट मिलता है। और ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी बातों को डिस्क्लोज करना जरूरी है। इसी डिस्क्लोज की वजह से एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है, वो है हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी। अब ये होता क्या है कंटीजेंट लायबिलिटी? ये बड़े आराम से समझिए। देखो, कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, मैंने मारुति का एक गाड़ी खरीदा। बड़े आराम से समझाता हूँ, बड़े आराम से समझो। मारुति की एक कार खरीदी, ठीक है ना? उसमें एयर बैग लगा हुआ था। उसने कहा था कि भैया अगर एक्सीडेंट होती है तो ये एयर बैग आपको बचा लेगी। ठीक है ना? तो ये कार थी, थोड़ा सा खराब, कुछ ज्यादा ही खराब बन रहा है। ठीक है, चलो एक कार बनाते हैं हम लोग। ये कार बन गई, ठीक है? ये कांच है, ठीक है? तो इसने बोला कि भैया ये कार में जब एक्सीडेंट होगा ना तो आपको एयरबैग बचा लेगी। तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सीडेंट सामने से ना होकर के साइड से एक्सीडेंट हो गया, और सामने वाला जो अंदर बंदा बैठा हुआ था उसकी क्या बोलते हैं, हाथ पैर टूट गई और एयरबैग ओपन नहीं हुआ। उसने गया मारुति पर केस कर दिया। ऐसे ये रियलिस्टिक है, मारुति कंपनी नहीं है, दूसरी कंपनी का यहाँ पर एग्जांपल है। ये रियलिस्टिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसलिए मारुति हटा दो, XYZ कंपनी बोल देता हूँ। ठीक है ना? मारुति भी नहीं थी, दूसरी कंपनी थी, क्यों फालतू में मारुति को बदनाम करना। ठीक है? तो XYZ एक कंपनी थी, उसके कार का था कंडीशन, और इधर से एक्सीडेंट ना होकर के इधर से एक्सीडेंट हो गया, और किसी वजह से एयर बैग ओपन नहीं हुआ, और कंपनी ने तो ऐसे में क्या हुआ, जो ड्राइवर था उसके हाथ पैर में चोट लगी, भाई जान बच गई। उसने क्या किया, कंपनी पर जाके केस कर दिया। यार तुमने तो कहा था कि भाई एक्सीडेंट होगा तो एयरबैग खुलेगा और मुझे बचा लेगा। और उसने मानहानि का दावा ठोक दिया कंपनी में कि भैया मुझे 1 करोड़ रुपए का एज अ पेनाल्टी चाहिए, 1 करोड़ का पेनाल्टी चाहिए।
अब यहां पर दो केसेस हो जाती है। अगर वो इन जो बंदा जिसने केस किया, अगर वो केस जीत जाता है तो कंपनी को 1 करोड़ पेनाल्टी देना होगा, और अगर नहीं जीतेगा तो ये पेनाल्टी नहीं देना होगा। तो इसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। और कहां लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हैं बैलेंस शीट के सबसे नीचे। बैलेंस शीट बनाया आपने ऐसे, यहां पर फुट नोट बनता है और यहीं पर लिखेंगे हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी। हाँ, फलाना फलाना फलाना, ऐसे ये केस जो जो ड्राइवर था वो जीत गया था, और 1 करोड़ नहीं, इससे भी ज्यादा अमाउंट था, ठीक है ना, वो जीत गया था। कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई ये कौन सा लॉजिक हुआ कि सामने से मारेगा तो इतनी महंगी गाड़ी है, साइड से भी ठोकेगा, तुम्हें एयर बैग देना चाहिए, तुम्हारा एयर बैग खुलना चाहिए, ये तुम्हारी मिस्टेक्स है। ऐसे वो बंदा जीत गया था, ठीक है ना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, एक्चुअली मुझे याद है कौन सी कंपनी है, मुझे ईयर याद नहीं आ रहा और अमाउंट याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे कंप्लीट सेशंस, कंप्लीट हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट के। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दो, जल्दी जल्दी पूछ लो फटाफट। एनीवन, किसी को कोई डाउट है? इतने अच्छे पढ़ाने के बाद तो डाउट नहीं आना चाहिए, है कि नहीं? किनको मजा आया? यस सर, बड़ा मजा आया आज। और ये टॉपिक मुझे पता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन देता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बहुत इजी चीज है, बट लोग ना अक्सर इसको मतलब रटने की कोशिश करते हैं। रटो मत, पढ़ो, फील होकर, फीलिंग लेकर पढ़ो। जब आप फील लेके पढ़ते हो, फीलिंग लेके पढ़ते हो ना, मजा आ जाता है। अभी फिलहाल डेट नहीं आया है, डोंट वरी, डेट आएगी तो मैं खुद अनाउंस कर दूंगा, बट हमें ऑलरेडी बताया तो प्रोबेबली है कि यहाँ से 15-20 दिन है आपके पास, ठीक है भाव्य? चलो, और किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, मजा आया पढ़ के? क्या बात है। अच्छा, राजेश का कहना है कि सर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट इससे पहले इतना मजेदार नहीं पढ़ा था सर। लग रहा है कि फर्स्ट टाइम पढ़ा, और खास आपसे ही इंटर और ग्रेजुएशन किया होता तो सर बात ही कुछ और होती। चलो, खैर कोई बात नहीं, मैं नहीं कराता हूँ, बट अभी मजे ले लो। जो ना कर पाए उसके बारे में क्या गिले शिकवे करना, जो सामने है उसी का एंजॉय कर लो, है कि नहीं? चलो, और किसी को कोई डाउट्स है? नहीं है? चलो ओके। सोनू का कहना है सर मजा आ गया। चलो गुड, चलो मुझे भी मजा आया। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपरली स्टडी कीजिए अच्छे से, और जब इसका मॉक टेस्ट करेंगे, ये टॉपिक ऑलमोस्ट इसके बाद जो आप लोगों का सिलेबस ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है, अपनी पीडीएफ देखो। हर आप लोगों की जो कोर्स की लाइव क्लासेस जो होनी है, या मैं लूँ या पूजा मैम ले, या फिर जो आपके टीचर्स हैं वो आपके क्लासेस लेंगे, ठीक है। जो भी आपके क्लासेस लेंगे, आपके पास आपका शेड्यूल्स पहले से अवेलेबल है। हर महीने के शेड्यूल्स आपके पास आ जाते हैं। उस शेड्यूल को ओपन कर लीजिए, देखिए कि कितने बजे कौन टीचर किस टॉपिक का क्लास लेने वाले, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर पता है तो उसको कोशिश कीजिए कि आप खुद से एक बार पढ़ करके आए, उससे आपको डबल बेनिफिट होगा। पहला बेनिफिट ये कि आपके जो डाउट्स होंगे आप पूछ लेंगे। दूसरा बेनिफिट ये, पढ़ के आने के बाद जो चीजें पढ़ाई जाएंगी ना, वो चीजें रिवाइन होगी, प्लस मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। प्रॉपर स्टडी करो। आप सभी लोगों को राधे राधे।